हेलो एंड वेलकम टू दी लेक्चर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिजीज़ के कंसेप्ट को समझेंगे, खास करके इसकी जो हिस्ट्री है कि किस तरह से डिजीज़ के कंसेप्ट का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से लोग डिजीज़ के बारे में समझना शुरू किए और आज के डेट में डिजीज़ कंसेप्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो वर्ल्ड लेवल की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि इंडिया में किस तरह से हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इवॉल्व हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आज तक कहाँ पे पहुँची हुई है। अगर बात करें प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री की, तो प्लांट पैथोलॉजी इज़ नोन टू ह्यूमन सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने टाइम से ही प्लांट पैथोलॉजी के बारे में रिटन लिटरेचर और उसके एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें जो सबसे पुराना एविडेंस है वो है रोमन एम्पायर का 270 BC से लेकर के 476 AD तक। आज की डेट में जो इटली वाला पोर्शन है, उस टाइम पे जो भी गेहूं की वैरायटी रही होगी उसकी खेती करते थे। तो जैसे आजकल गेहूं में रस्ट डिजीज़ लगती है, कास्ट बाई पक्सीनिया है, तो उस टाइम पे भी ये डिजीज़ लगती थी। ये डिजीज़ कोई आज की नहीं है, लेकिन उस टाइम पे साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जो कुछ था वो सारा का सारा माइथोलॉजिकल व्यू था और उस टाइम पे लोगों का ये मानना था ये डिजीज़ नहीं है, बल्कि जो भी गॉड हैं, भगवान हैं, जिसको भी वो लोग मानते थे, वो नाखुश हो गए हैं हमारे अपराध की वजह से, हमारे गलत कामों की वजह से। जो हमारी क्रॉप है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो जो व्हीट था, व्हीट के एक गॉड को वो लोग मानते थे जिनका नाम रोबिगस था, और उनको खुश करने के लिए रोबिगेलिया फेस्टिवल मनाते थे। और इस रोबिगेलिया फेस्टिवल में रेड डॉग को सैक्रिफाई करते थे। ये फोटोग्राफ में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। बीच में कुछ पकवान सा बन रहा है, इसमें कुछ और नहीं है बल्कि रेड डॉग ही है। और ऊपर यहाँ इसका धुआं निकल रहा है, इसका टेस्ट निकल रहा है, और ऊपर ये जो भी भगवान जिसको भी मानते हैं रोबिगस, वो उसको सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता था कि इस तरह से काम करने से उनके जो गॉड हैं वो खुश हो जाएंगे और डिजीज़ नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम अर्ली बाइबलिकल राइटिंग्स देखें, जैसे कि बुक ऑफ एमोस, ड्यूटेरोनॉमी और ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम तौरेत कहते हैं, जो कि प्रॉफिट मोसेस की बुक है, तो इन लिटरेचर्स में मिल्ड्यूज़ के बारे में, ब्लाइट्स के बारे में और ब्लास्ट डिजीज़ के बारे में रिटन एविडेंस मिलता है। फिर आते हैं 350 BC में। अरस्तु के बारे में सब लोग जानते हैं, प्लेटो के स्टूडेंट थे और थियोफ्रेस्टस अरस्तु के कलीग थे। थियोफ्रेस्टर को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन लोगों ने डिजीज़ की स्टडी करना शुरू किया और डिजीज़ ऑफ सीरियल्स और लेग्यूम्स और ट्री के बारे में इन लोगों ने स्टडी किया। लेकिन स्टडी करने के बाद कोई साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक मटेरियल इसके बारे में कोई सामने ये लोग नहीं लाए, और उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ डर कि वो लोग जो गॉड में या मिथ में यकीन रखते हैं, उनके सामने अगर ये कहेंगे कि जिस डिज़ीज़ को आप कह रहे हैं कि ये गॉड के प्रकोप की वजह से है, उनके बुरा मान जाने की वजह से है, वो एक्चुअल में किसी एनवायरनमेंटल कंडीशन या ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, तो हो सकता है कि इनका कत्ल कर दिया जाता, इनका बहिष्कार कर दिया जाता। इस वजह से किसी ने हिम्मत नहीं की और इसी तरह से ये चलता रहा लगभग 2000 साल तक। फिर इसी बीच में रॉबर्ट हुक ने 1665 में, आप जानते ही हैं, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो उसके साथ साथ रॉबर्ट हुक ने प्लांट पैथोजेनिक फंगल डिजीजेस थी उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी की, जिसमें रोज रस्ट का नाम आता है। फिर 1675 ईस्वी में डच क्लॉथ मर्चेंट थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने क्रूड टाइप माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, बट एक्चुअल में ये ना तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और ना ही इस तरह की चीज़ों में इनका कोई इंटरेस्ट था, बल्कि वो पेशे से क्लॉथ मर्चेंट थे। और जो कपड़ा वो बनाते थे उसकी फैब्रिक्स की, उसके रेशे की क्वालिटी को चेक करने के लिए स्फीयर होता है ग्लास का, उसको वो ग्राइंड करते थे और मैग्नीफाइंग लेंस बनाते थे। से इन्होंने जो दांत है, दांत में जो व्हाइट वाला प्लेक है उसको स्क्रैप किया। स्क्रैप करने के बाद फिर इन्होंने इस अपने क्रूड माइक्रोस्कोप पे रखा। यहाँ पे इनकी माइक्रोस्कोप की फोटोग्राफ है क्रूड टाइप की, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लेंस लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक पिन है जिस पे स्क्रू लगा हुआ है, जिससे ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इस माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने टीथ के स्क्रैप को देखा तो इन्हें लगा कि ये तो इसके अंदर कोई चीज़ है जो मूव कर रही है, कोई लाइव मटीरियल है। और फिर इस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो जाने के बाद जो साइंटिस्ट थे उनके लिए एक ऐड मिल गया, जिसके थ्रू वो माइक्रोब्स की जो गैलेक्सी है जो कि अब तक हिडन थी उसको वो अनहाइड कर सकते थे, उसको देख सकते थे, और वहीं से फिर जो साइंटिफिक स्टडी है उसकी शुरुआत होती है। फिर 1845 से 1849 की बात है।
आयरलैंड, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, आयरलैंड में एक बहुत ही भयंकर महामारी हुई जिसको कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंजाई है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई थी। तो ये जो आयरिश फेमियन का ड्यूरेशन है कब से कब तक थी और उसके साथ साथ कौन सी बीमारी थी, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और किस वजह से हुई थी, तो फंगल पैथोजन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसकी वजह से हुई थी। इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि अगर हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है और फिर ये आयरलैंड है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो टेम्परेट जोन में आती हैं और टेम्परेट जोन में मौसम हमेशा ही ठंडा होता है। तो इस ठंडे मौसम में और उस पर्टिकुलर जगह के लिए जो पोटैटो है वो स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, इवन आज भी किया जाता है। हालांकि आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर चीज़ दुनिया के कोने में अवेलेबल है, बट जैसे हमारे यहाँ स्टेपल फूड में आप देखेंगे तो आपको राइस मिलेगा और व्हीट मिलेगा, वैसे ही उस टाइम पे जो स्टेपल फूड था जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जिस पे पूरी डिपेंडेंसी थी, वो आलू था। तो आलू की वो खेती करते थे। इन लोगों ने क्या किया, यहाँ ये मैप है और मैप में अगर इसके आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक के बाद फिर अमेरिका है, ऊपर मैक्सिको है। मैक्सिको से इन लोगों ने, आयरलैंड ने इम्प्रूव्ड वैरायटी को नाव के थ्रू जो मर्चेंट थे उन लोगों से इम्पोर्ट किया और उसमें इत्तेफाक से ये डिजीज़ चली आई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के आने के बाद फिर ये जो 40s है, इसको हंगरी 40s भी कहते हैं, 1840 का दशक, उसमें जितनी भी पोटैटो की क्रॉप थी सब के सबको झुलसा दिया, सबको नुकसान कर दिया। जो ब्लाइट है, ब्लाइट कहते हैं बर्न्ट अपीयरेंस को, और हमारे यहाँ इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं तो इसको पाला डिजीज़ कहते हैं। इसमें अर्ली और लेट होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा किसी और लेक्चर में। बट यहाँ पे ये जो पाला डिजीज़ है, इस पाला डिजीज़ की वजह से जितना भी पोटैटो था सारा का सारा, सब का सब खराब हो गया, पूरी फसल चौपट हो गई। जो इन लोगों ने मिट्टी के अंदर स्टोर करके रखा था वो भी सब का सब ख़त्म हो गया। और उसकी वजह से हुआ क्या, लगभग वहाँ पे 4 मिलियन के आसपास में पॉपुलेशन थी, आबादी थी, लगभग 1 मिलियन तो भूखमरी की वजह से मर गए और बाकी जो बचे थे उसमें से कुछ नाव उठाया और पतवार चला दी, ज़िंदगी की तलाश में छोड़ करके निकल गए। कुछ यूनाइटेड किंगडम में चले गए, कुछ कनाडा चले गए और कुछ कहाँ गए कोई नहीं जानता। तो जो आबादी थी वहाँ की वो लगभग 1/4 ही बची और इतिहास में इसलिए इस फेमाइन को, इस महामारी को दर्ज कर लिया गया। और आयरलैंड में आज भी इसके मोनूमेंट्स और स्टैच्यूज़ ढेर सारे बने हुए हैं। आदमी है, कुत्ता और अपना सामान गठरी बांध करके लेके चला जा रहा है ज़िंदगी की तलाश में। इसलिए ये डिज़ीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को इस बीमारी ने सोचने पे मजबूर कर दिया और उसमें कुछ नाम आते हैं जैसे कि हेनरिक एंटन डिबारी, ये पेशे से मेडिकल डॉक्टर थे। बाद में इनका इंटरेस्ट प्लांट पैथोलॉजी की तरफ डेवलप हुआ और इतना उन्होंने उस टाइम पे काम किया कि आज के डेट में इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो हेनरिक एंटन डिबारी ने जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उस पर इन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद ये बताया कि ये एक फंगल डिजीज़ है जिसको पेरोनोस्पोरा इन्फेस्टेंस नाम दिया गया। आज की डेट में ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री जो प्लांट पैथोलॉजी की है वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत लंबी है, बट वो चीज़ें जो हमें लगता है कि आपको जान लेनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया था, उसमें 1905 की बात है, 1 अप्रैल 1905 की। बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। और इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर आप भागलपुर के एरिया में देखेंगे तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे उस टाइम नील की खेती खूब होती थी, जो इंडिया ब्लू इंक है जिसका प्रोडक्ट है। तो नील की खेती में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और फिर उससे प्रोडक्ट निकालने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया और बनाने के लिए जो फंडिंग किया था वो यूएसए के हेनरी फिफ्थ थे। तो हेनरी फिफ्थ का जो पी है इसको ले लिया और वो यूएसए के थे तो उसका यूएसए ले लिया, फिफ्थ का पी और यूएसए का पूरा ले लिया और ये बन गया पूसा। उस जगह पे जहाँ पे इस कॉलेज को बनाया गया उसका नाम पूसा रख दिया गया। आज भी बिहार में ये पूसा जगह है और उस टाइम पे ये लोगो हुआ करता था। तो इस कॉलेज को 1 अप्रैल 1905 में बनाया। यहीं से शुरुआत होती है प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी की। 1911 की बात है, इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर दिया और इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया। उसके बाद फिर 1919 में इस इंस्टीट्यूट का नाम एक बार और चेंज किया और इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। उसके बाद बात है ये 1934 की। 1934 15 जनवरी 1934 की भयंकर भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग थी इस पर्टिकुलर इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की वो सारी की सारी
डैमेज हो गई और लोगों ने ये सलाह दिया उस टाइम के साइंटिस्ट ने कि अब इस बिल्डिंग को यहाँ फिर से इसको रिनोवेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो भूकंप वाले जोन में आता है, बार बार इसको हम ठीक करेंगे बार बार ये ख़राब होगा, इसलिए इसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो उस टाइम ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट था, इस इंस्टीट्यूट को इन लोगों ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और दिल्ली में जहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया, जहाँ पे इसको बनाया, उसका भी नाम पूसा पड़ गया और आज की डेट में ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, IRI के नाम से जाना जाता है, या सिंपली इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये है इसकी फ़ोटोग्राफ और ये है पूसा इंस्टीट्यूट का या IRI का लोगो। इंपीरियल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी और उस टाइम जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो सर एडविन जॉन बटलर थे और प्लांट पैथोलॉजी में इनका बड़ा इंटरेस्ट था और इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, जो कि आगे यहाँ नीचे लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो इनको फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट या डायरेक्टर के पद पर रिक्रूट किया गया 1905 में और यहीं से शुरुआत होती है रिटन लिटरेचर की, प्लांट पैथोलॉजी की इंडिया में। और इंडिया में रहते हुए उन्होंने विल्ट ऑफ पिजन पी, अरहर में जो उकड़ा रोग होता है उस पर काम किया। रस्ट ऑफ फीट बहुत कॉमन है, इस पर उन्होंने काम किया और उसके अलावा एक बहुत ही क्लासिकल बुक लिखी, फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट, 1918 में पब्लिश हुई। और ये किताब इतनी रिलेवेंट है कि आज भी प्लांट पैथोलॉजिस्ट इस किताब को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना काम करने के बाद वो इंडिया छोड़कर चले गए और उसके बाद फिर टैक्सोनॉमी ऑफ फंजाई वाज देन एम्फेसाइज्ड एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे इस प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी की शुरुआत हो चुकी थी उस टाइम पे। अगर हम बात करें 1930s की तो प्लांट पैथोलॉजी का जो सेंटर था वो लखनऊ में, इलाहाबाद में और मद्रास यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हो चुका था। लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए थे। फिर बात आती है 1929 की। इंडिया में जो फुटहिल रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में गेहूं में एक बहुत ही भयंकर बीमारी हुआ करती थी, ब्लैक आर स्टेम रस्ट। अभी भी होती है बट उसकी जो सीवियरिटी है वो इतनी कम है कि अनरिकॉग्नाइज होता है, इसको लोग नोटिस नहीं करते। तो इस पे प्रोफेसर केसी मेहता, जो कि आगरा कॉलेज के थे, आगरा कॉलेज में इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो केसी मेहता ने 1929 में लिटरेचर पब्लिश किया था, जो कि कई साल का काम था। इन्होंने जो एनुअल रिकरेंस है कि किस तरह से बार बार हर साल इस गेहूँ में ब्लैक आर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का इन्फेक्शन हो जा रहा है, इस पे इन्होंने काम किया था। ये रिनाउंड वर्क है, पूरे वर्ल्ड में इस वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद फिर मित्रा ने 1931 में करनाल बंटा फीट की स्टडी किया था। आज भी ये डिजीज़ स्पोरेडिकली, मतलब कहीं कहीं किसी किसी प्लाट में कहीं कहीं ये डिजीज़ पाई जाती है। और उसके बाद फिर जो स्पीडी ग्रोथ होती है प्लांट पैथोलॉजी की वो होती है 3 महामारी से, जिसमें 1938 से 1942 तक बिहार और ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बीमारी हुई थी गन्ने में, एंड दैट वाज काज्ड बाय कोलेटोट्राइकम फल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये फोटोग्राफ यहाँ पे है, इसमें आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आपने गन्ने के जूस वाली जो दुकान होती है वहाँ पे भी देखा होगा कि जो गन्ना है बीच में एकदम से रेड हो जाता है। इसकी वजह से जितनी भी शुगर मिल्स थी सारी की सारी ठप पड़ गई और काफ़ी नुकसान किया था इस पर्टिकुलर डिजीज़ ने। और उसके साथ साथ 1942 ईस्वी में आज़ादी के जस्ट पहले हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ने बंगाल में जितने भी राइस थे सबको ख़त्म कर दिया था ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज़ की वजह से, और इसमें भी काफ़ी लोग मरे थे और ये भी एक डिवास्टेटिंग डिजीज़ है जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी महामारी थी वो 1946 से 1947 के ड्यूरेशन में व्हीट डिजीज़ में हुई थी, और ये जो रस्ट ऑफ व्हीट है इसकी वजह से हुई थी, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई की वजह से। इन 3 महामारी के अपीयर होने से इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी काफ़ी बूस्ट हुई, लोगों का इंटरेस्ट जगा और लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए। फसलों में होने वाली इन महामारी को देखते हुए ये बात है 28 फरवरी 1947 को डॉक्टर बीबी मुंडकर और प्रोफेसर SR बोस के चेयरमैनशिप और कन्वीनरशिप में एक मीटिंग की गई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या पूसा इंस्टीट्यूट में, और उस टाइम इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की IPS की स्थापना की गई। ये है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का लोगो। इस मीटिंग में 20 माइकोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। उसके बाद फिर जो धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होना शुरू हुए, लेकिन एक बार जब इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई तो काफ़ी जो वर्क था वो इन्हीं के कोलैबोरेशन में और इन्हीं के जो रिनाउंड
साइंटिस्ट थे, इनके गाइडेंस में आगे होना शुरू हो गया और इस तरह से इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी एक इस्टेब्लिश्ड फील्ड बन गई। बात करें अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, तो प्रोफेसर आर.एन. टंडन 1939 से लेकर के 1965 तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को इन्होंने सर्व किया और इन्होंने लगभग 45 स्ट्रेन ऑफ फंगल पैथोजन, इसकी जो फिजियोलॉजी है और न्यूट्रिशन है इसके बारे में स्टडी किया और इसके साथ साथ स्टोरेज डिजीज़ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड लीफ स्पॉट को भी स्टडी किया। इनके स्टूडेंट थे प्रोफेसर सुधीर चंद्रा, वो बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड होकर रिटायर हुए और उनकी स्टूडेंट थी प्रोफेसर हरबंस कौर केहरी मैडम और उनका स्टूडेंट मैं हूँ। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं और भी ऐसे वर्कर्स हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बट लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेजर ब्रेक थ्रू थे वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। कुछ किताब के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट बुक है ये है जॉर्ज एन एग्रियोस की प्लांट पैथोलॉजी। ये बहुत ही रिनाउंड बुक है, पूरे वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इनफैक्ट जितनी भी टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं इसी बुक को रेफरेंस बनाते हैं और इससे अगर कहें कि कॉपी कर लिया जाता है तो बुरा नहीं होगा। तो इसी रेफरेंस बुक से ही कॉपी करके जितनी सारी टेक्स्ट बुक हैं उनको लिखा गया है। एक और अच्छी किताब है इंडिया में, प्लांट पैथोलॉजी बाई मेहरोत्रा एंड अग्रवाल। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं डिटेल स्टडी करने के लिए। और अगर छोटी किताब चाहिए, कम में आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, तो प्लांट पैथोलॉजी बाई बीपी पांडे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एसचंद पब्लिकेशन का है। इसके अलावा ये जो लिंक्स हैं इसमें कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज हैं। डिटेल में अगर हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया और इंडिया में कौन कौन से और वर्ल्ड में कौन कौन से फाइटोपैथोलॉजिस्ट हुए, उनकी स्टडी अगर आपको करनी है तो ये 3 लिंक है जिसको कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके डिटेल में इसका नोट आप बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।